हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो हमने फ्रेंड 54 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, पेज नंबर 15। अब हम आगे करते हैं 55 क्वेश्चन से। तो चलो देखते हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो वसायुक्त आहार, गरिष्ठ आहार, संतुलित आहार, प्रोटीन युक्त आहार। तो जिसमें हमारे सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहा जाता है। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में पानी एवं रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते, इसीलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है, जिससे सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? खमीरीकरण, फोर्टिफिकेशन, अंकुरण, उपरोक्त सभी। तो देखिए, भोजन का पौष्टिक मूल्य इन सभी विधियों से बढ़ाया जाता है। खमीरीकरण के द्वारा, अंकुरण के द्वारा, फोर्टिफिकेशन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। भोजन का पौष्टिक मूल्य खमीरीकरण, अंकुरण, फोर्टिफिकेशन आदि विधियों के द्वारा बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 2 में दिए रंग द्रव्यों के साथ सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। तो इसमें सूची 1 में मांस क्या होता है हमारा? मायोग्लोबिन। टमाटर लाइकोपीन, बैंगन एंथ्रोसाइनिन, शलजम एंथ्रोजैंथीन, मक्खा जैंथोफिल। मक्का का होता है हमारा जैंथोफिल। में क्या पाया जाता है? मक्खा में जैंथोफिल। मांस में मायोग्लोबिन। मांस में मायोग्लोबिन। ए का थर्ड नहीं, 4 कहाँ? ए का 4 ये रहा। ए का 4। टमाटर में लाइकोपिन 5। बैंगन में जैंथोसाइनिन 5। शलजम में एंथ्रोजैंथीन 2 और मक्का में जैंथोफिल। ये रहा फर्स्ट। तो ऑप्शन हमारा होगा हमारा इसका सी। देखो ये रहा, मांस में मायोग्लोबिन, टमाटर में लाइकोपिन, बैंगन में सांथ्रोसाइनिन, शलजम एंथ्रोजैंथीन, मक्का जैंथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ। सूची 1 में दी गई वसा फैट को सूची 2 में दिए गए फैटी एसिड से मिलान कीजिए। वसा और वसीय एसिड। तो देखिए क्या है, घी में कौन सा हमारा वसीय एसिड पाया जाता है? तो SFA। कौन सा पाया जाता है? SFA। क्या होता है ये SFA? सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि संतृप्त वसीय आम्ल। फिर हमारा आता है सरसों। सरसों में हमारे पाया जाता है MUFA। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। करंडी सेफ्लावर्स। इसमें क्या होता है हमारा? LA। इसको बोलते हैं, कैसे सेफ्लावर को बोलते हैं कुसुम का फ्लावर होता है, कुसुम का फूल होता है, उसमें ये जो ऑयल निकलता है उसको बोलते हैं। ये होता है हमारा अलसी फ्लैक्स, ALA। इसकी फुल होती है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलित आलुओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? इसमें जो नमी की मात्रा, आर्द्रता का मतलब नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 18 से 24%। इसका होगा सी, 18 से 24%। पालक, मेथी, बथुआ, चौड़ाई ये इसमें दे रखा है चौड़ाई।
बथुआ, चौलाई, चने का साग, सरसों का साग, पुदीना, हरा धनिया, फूल गोभी आदि में लोहा, कैल्शियम, रेशा, फॉलिक अम्ल, विटामिन B2 होता है। निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा 18 से 24% के बीच होनी चाहिए तथा इसका तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? वो पूछ रहा है कि जो कि पोषण के अभाव से जो रोग नहीं होते वैसे वो कौन से 2 रोग हैं जो कि पोषण के अभाव से नहीं होते। तो वो होंगे हमारे कौन कौन से, एक तो हमारा होगा जेरोथैलेमिया, ऑस्ट्रोमेलेसिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिसलिपिडेमिया या कैटोमेलेसिया। तो ये होगा हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा और डिसलिपिडेमिया। तो इसका होगा हमारा कौन सा, ई और बी, ई और बी और ई। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी और ई। हाँ, बी और ई, डिसलिपिडेमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा आदि पोषण अभाव रोग नहीं है। सूची 1 में दिए गए सक्रिय पदार्थ को सूची 2 में दिए गए अनेक आहारीय स्रोतों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दे रखा है हमारा अल्फा लिपोइक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड। तो इसमें हमारा कौन सा आहारीय स्रोत होता है? इसमें हमारा होता है ये आलू में। अल्फा लिपोइक एसिड किस में होता है? हमारा आलू में होता है। फ्लेवोनाइड्स होता है हमारा लहसुन में। देखो ये इनके ऑप्शन इधर दे रखे हैं। ये होता है फिर हमारा लाइकोप्रोटीन होता है हमारा टमाटर में। लाइकोप्रोटीन ये होता है हमारा टमाटर में। ये देखिए ये दे रखे हैं हमारे। अल्फा लिपोइक एसिड होता है हमारा आलू में। दूसरा था हमारा फ्लेवोनाइड्स होता है हमारा लहसुन में। फिर तीसरा था हमारा लाइकोप्रोटीन, ये होता है हमारा टमाटर में, ये इधर दे रखा है। फिर ये हमारा ग्लूटाथायोन, ये होता है हमारा एवोकाडो, ये रहा। सीलिनियम, ये होता है हमारा समुद्री खाद्य पदार्थ में। किस में होता है? ये हमारा समुद्री खाद्य पदार्थ में। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा? अल्फा लिपोइक एसिड आलू 6, सी एंड डी दोनों में दे रखा है। फिर है हमारा फ्लेवोनाइड्स होता है हमारा लहसुन, तो ये भी दोनों में ऑप्शन दे रखा है हमारा। उसके बाद लाइकोप्रोटीन टमाटर है सेकंड, सी का थर्ड सी का सेकंड सब में सारे में सी का सेकंड ही दे रखा है। इसमें भी दोनों ऑप्शंस में है सेकंड भी। उसके बाद देखते हैं हम, फिर आता है हमारा ग्लूटाथायोनिन, ये हमारा एवोकाडो ये रहा, ये हमारा मिल गया। 5 सीलिनियम होता है हमारा किस में? समुद्री खाद्य पदार्थ में। इसका ऑप्शन है थर्ड। तो हमारा ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों की सूची 2 में दिए गए घटकों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारा खाद्य पदार्थ और घटक। वाइन, हमारे वाइन किस में मिलती है? हमारे वाइन मिलती है रेजिवेरेट्रॉल, आलू बुखारा का रस, सोडियम बेंजोएट, ग्रीन टी कैटेचिन, मायोनीज लेसिथिन और सलामी होता है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका हमारा वाइन का होगा सोडियम बेंजोएट नहीं, आलू बुखारा का रस होता है बेंजोइड। वाइन का हमारा होगा कौन सा ऑप्शन है? 4, ए का 4 डी में, ए का 4 बाकी किसी में दे ही नहीं रखा। ए का 4 सिर्फ डी में दे रखा है। जब हमको पता है वाइन में हमारा रेजिवेरेट्रॉल होता है तो हमको यहीं से पता चल जाता है। 4 ऑप्शन किसी और में दिया ही नहीं है तो ये डी में ही दे रखा है, तो यही होगा। फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं। आलू बुखारा का रस, सोडियम बेंजोएट, 5 बी का 5 वी का 5 ये रहा, इसी डी में दे रखा है। ग्रीन टी कैटेचिन्स ये दे रखा है हमारा फर्स्ट डी। मायोनीज में होता है हमारा लेसिथिन, सेकंड सलामी ये रहा हमारा ये सोडियम नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्व को सूची 2 में दिए गए उन्हें अनुमानित करने के तरीके से मिलान मिलाइए। तो देखिए यहाँ है हमारा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में होता है फेलिंग्स टेस्ट। क्या होता है? फेलिंग्स टेस्ट। कीटोज शुगर इसमें होता है हमारा, ये इधर दे रखे हैं इसके ऑप्शन, देखो मैं एक बार दिखाती हूँ। हाँ, सेल्वीवेनाफस टेस्ट। कीटो शुगर्स में होता है हमारा सेल्वीवेनाफस टेस्ट। उसके बाद हमारा आता है अमीनो एसिड निहाइड्रीन टेस्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन्स। क्या आता है हमारा? प्रोटीन। इसमें होता है इसका ऑप्शन ये इधर दे रखा है, माइक्रो जेल्डाल तरीका। फिर आता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, लास्ट एस्कॉर्बिक एसिड, इसका दे रखा है ये रहा, ड्राईक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल टाइट्रेशन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी इस टाइप से सूची 1 सूची 2 से मिलाए, इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर इनमें से कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, 1 लाइनर क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है। जैसे कि आलू बुखारे का जो रस है वो किसका घटक है? कौन सा खाद्य पदार्थ, यानी कि जैसे आलू बुखारा है कि आलू बुखारा का घटक क्या है, तो उसमें क्या पाया जाता है। इस टाइप से करके कुछ भी 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछ देंगे। तो इसमें एक जैसे सोडियम बेंजोएट दे दिया, क्योंकि हमारे आलू बुखारे कह रहा जैसे सोडियम बेंजोएट होता है, या मेयोनीज दे दिया, ग्रीन टी दे दिया, इस टाइप से करके कुछ भी दे देंगे। जैसे कि यहाँ इसमें एक पीछे क्वेश्चन था कि लाइकोपिन किसका वो है, आहार्य स्रोत है, सक्रिय पदार्थ है, तो टमाटर का। इस टाइप से 1 लाइनर क्वेश्चन दे देते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है, संतुलित आहार का अर्थ है ऐसे आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों, ऐसे आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, सी ऐसे आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों, डी तरल आहार। तो इसका होगा हमारा सी करेक्ट आंसर, ऐसे आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व शामिल सही मात्रा में उपस्थित हों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारा टॉपिक आता है ऊर्जा उपापचयन। तो ऊर्जा उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 1 कैलोरी है जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा। एक पोषक आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में ऊर्जा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत एक बिंदु प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो वो 1 कैलोरी पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन इनमें से हमारा कोई भी नहीं है, क्योंकि जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए नहीं, एक पोषक तत्व ही नहीं, आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत एक बिंदु प्रणाली है, नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आएगा शारीरिक। देखो इसकी एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैलोरी को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। ऊर्जा कैलोरी कार्य करने की वह क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। और हमारी 1 कैलोरी में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी। पुरुषों में नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR होता है कम, एक समान, अधिक, कोई नहीं। तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR कितना होता है? अधिक होता है। कितना होता है? अधिक होता है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR अधिक होता है क्योंकि पुरुष के शरीर में क्रियाशील मांसपेशियों की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्त्रियों में शरीर में वसीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है। देखिए पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में वाटर सेल ज़्यादा पाई जाती हैं, और जो हमारी फैटी सेल होती हैं वसीय सेल कम पाई जाती है। और स्त्रियों में हमारी फैटी सेल ज़्यादा होती हैं वाटर सेल के मुकाबले, तो वसीय ऊतकों की क्रियाशील कम होती है, तो BMR कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम करने की क्षमता को क्षमता, कुशलता, ऊर्जा, प्रसुपित
तो सिंपल, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, काम करने की क्षमता को ऊर्जा एनर्जी कहा जाता है। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स। तो भोजन में ऊर्जा का, भोजन में हमेशा याद रखना, अगर कहीं पे ऊर्जा की बात हो रही है और वो भी सबसे मुख्य घटक के रूप में, सबसे संकेंद्रित रूप, तो हमारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आएगा। हाँ देखो, ऊर्जा हमें फैट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, बट उसने मुख्य पूछा है तो सबसे ज़्यादा हमारा आएगा कार्बोहाइड्रेट। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट है। शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स का स्थान प्रमुख है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। इनकी रासायनिक रचना की विशेषता यह है कि इनमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या की अपेक्षा पर्याप्त दुगनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य भी देख लेते हैं। शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा का मुख्य स्रोत है। नंबर 2, ग्लूकोज शर्करा तंत्रिका तंत्र का पोषण करता है। नंबर 3, यह शरीर के ताप को स्थिर रखता है, बिल्कुल। नंबर 4, यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बिल्कुल। नंबर 5, ये दहन में पायरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट, और ये फर्स्ट वाला पॉइंट भी। यह दहन में पायरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? वो पूछ रहा है ऊर्जा का, फिर देखो उसने वही बात पूछी है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया इस बार। यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया कि ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पूछे ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए, मतलब कि हमारे भोजन में जो सबसे ज़्यादा डेली भाग होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। हम सबसे ज़्यादा खाने में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। हम कितने रूप में, देखो हम बिस्किट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, हम रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, अनाज में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है उससे रोटी बनती है, जो हम चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हम खूब भर भर के खाते हैं। हम ज़्यादातर जो हम ऊर्जा के लिए खाते हैं दिन में, जो हमारा दैनिक फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भर भर के होती है। तो ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संगठन से बनता है। हमेशा ये बात याद रखना, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 कंपाउंड से मिलकर बनता है, 3 संगठन से। इसका जो संगठन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होता है, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन 2:1 होते हैं। कार्बोज मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 70% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। अभी बताया था ना मैंने। कार्बोज की सरलतम इकाई की संरचना C6H12O6 ग्लूकोज है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? हो गया सेट। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की माप की इकाई होती है हमारी जूल। क्या होती है? जूल। तो इसमें जो ये ऑप्शन दे रखा था ना, इसमें गलत दे रखा था, पता नहीं इसमें क्या, इनमें से शायद केल्विन वगैरह देखा था का, बोट्स या केल्विन डी या इनमें से ऐसे कुछ दे रखा था, तो फिर मैंने इसको कट कर दिया। क्योंकि यूथ में भी कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो इसलिए इनको देखना पड़ता है। इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। आप कहीं भी उनको मैच कर लेना, कहीं से भी कर लेना, क्योंकि पहले मैं इनको अच्छे से सॉल्व करती हूँ और उसके बाद मैं आप सबके साथ इसको शेयर करती हूँ। तो आप बेफिक्र रहना, आपको कोई भी आंसर गलत नहीं मिलेगा। तो इसमें पूछा हमारा ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ग्राम, जूल, केल्विन, वोल्ट्स। ऊर्जा की माप की इकाई जूल है। कैलोरी नापने के यंत्र को कैलोरीमीटर कहा जाता है। मैट्रिक्स प्रणाली में ऊर्जा मापन की इकाई जूल कहलाती है। जूल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जूल एक न्यूटन बल में 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक चलने के लिए वाया की गई ऊर्जा की मात्रा 1 जूल के बराबर होती है। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का
कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का खनिज लवण संतुलन का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गतिशील संतुलन के लिए देखो, हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? संतुलन से क्या तात्पर्य? तो प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात, सिंपल, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और इन डेवलपमेंट इन सब चीज़ों के लिए किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। और उसमें और एनर्जी के लिए तो ऊर्जा, देखो ऊर्जा की तो है ही प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है? शिक्षक को, पत्थर तोड़ने वाले को, क्लर्क को, या गृहिणी को? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा, सबसे ज़्यादा जो कैलोरी की आवश्यकता होगी हमारी डेली, सबसे ज़्यादा किसको होगी? पत्थर तोड़ने वाले को, क्योंकि वो ऐसे हाथ से पूरा हथौड़े से तोड़ता है ना, तो वो पूरे दिन उसका जो होता है वो शारीरिक, उसको सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है उसकी। तो पत्थर तोड़ने वाले को सबसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। अत्यधिक परिश्रम करने वाले या पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनकी आहार से 300 कैलोरी भोजन में प्रतिदिन लेना चाहिए। 3000 किलो कैलोरी भोजन में प्रतिदिन लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? अधिक परिश्रम करने वाले को 3000 किलो कैलोरी। खाली कैलोरी से तात्पर्य है शून्य कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा सिर्फ कैलोरी, ऑप्शन बी। खाली कैलोरी से तात्पर्य सिर्फ कैलोरी, ओनली कैलोरीज है। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, उसे ऊर्जा कहते हैं या कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी डैश जूल के बराबर होता है। देखो 1 कैलोरी से हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितने जूल ऊर्जा मिलती है? तो हमें 1 किलो कैलोरी से, मैंने बताया था ना आपको, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे हमारा 4 से रिलेटेड है, ये रहा 4.185। कितना है? 4.185। 1 किलो 4.185 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। अब आता है हमारा अभिकथन और कारण। अभिकथन, भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने का अधिक खतरा है। कारण, सिंड्रोम एक्स के प्रारंभिक संकेत हैं पेट का मोटापा, असामान्य ग्लूकोज सहनता, HDL का न्यून स्तर। तो देखिए ये हमारे दोनों ही सही हैं। एक्स क्या अधिक खतरा है भारतीयों में? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। और सिंड्रोम का जो प्रारंभिक लक्षण है, एक्स के प्रारंभिक संकेत है पेट का मोटा, असामान्य ग्लूकोज सहनता और HDL के मतलब कि कम होना, HDL का कम होना। तो इसका हमारे दोनों ही सही हैं। और इसके जो हमारे ऑप्शन हैं, तो इसमें क्या दे रखे हैं? ए आर दोनों गलत है? नहीं, ए और दोनों सही है। और आर आंशिक रूप से सही है? नहीं। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर पूर्णतः सही है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना अभिकथन वाले, ये बड़े कंफ्यूज करते हैं। ये पूर्णतः सही है, हमको क्या लगेगा? ए और आर दोनों सही हैं, एक ऑप्शन दे दिया, और दूसरा दे दिया ए और आर पूर्णतः सही है, तो हम दोनों सही लगा देंगे, क्योंकि हमको तो दोनों सही लग रहे हैं और है भी दोनों सही हैं, बट पूर्णतः सही है, ये भी ध्यान रखना है इसमें। ए और आर दोनों सही हैं और आर पूर्णतः सही है, जो इसका कारण है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, उपयुक्त सभी। वैसे तो देखिए ऊर्जा के सारे ही स्रोत हैं, बट उसने पूछा है मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत क्या है हमारा? ग्लूकोज। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। देह बॉडी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है। यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे मिलती है? तत्काल ऊर्जा। तो वो सिर्फ हमें एकमात्र ग्लूकोज हमारा ऐसा है जिससे हमें तत्काल ऊर्जा मिलती है। ये हमेशा याद रखना। अगर हमें बोनर एनर्जी के लिए हमें एक साथ एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज पानी में घोलते हैं और पी जाते हैं, वो हमारा सीधा ब्लड में जाके मिल जाता है। तो ग्लूकोज है, यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। यह यकृत मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट, ग्लूकोज हमारा यकृत कहाँ जमा होता है? सब एक क्वेश्चन, यकृत में किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में।
ओके, जो आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। इसे डेक्सट्रोज रक्त की शर्करा, ब्लड शुगर या अंगूर शर्करा, ग्रेप शुगर भी कहते हैं। तो और जब वो हमारा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, बट अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो वो फिर से ग्लूकोज में ही चेंज हो जाता है, और इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI है। सामान्य BMI, एक व्यक्ति का सामान्य BMI कितना होना चाहिए? तो हमारा सामान्य BMI 18 से 23 kg/ml होना चाहिए। देखिए, अगर हमारा 18 से कम है तो हम अंडर वेट हैं, और अगर हमारा 23 से ज़्यादा है तो हम ओवर वेट हैं, और उसमें हमारा 10% और इंक्रीज़ हो गया तो हम ओवर वेट, और फिर ओवीज़ में जितना जितना इंक्रीज़ होता जाएगा फिर हम ओवीज़ में आ जाएंगे, और उससे नीचे अंडर वेट, और फिर हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI क्वेडलेट इंडेक्स यानी सूचकांक व्यक्ति के वजन एवं ऊंचाई के आधार पर शरीर की वसा या चर्बी संबंधित एक अनुमानिक प्रतिनिधित्व है। WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI 18 से 23 kg/ml है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में निम्नलिखित मानदंड है। HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 6 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर सीरम से अधिक होना। सीरम में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा 150 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक होना। सी, महिलाओं में कमर की परिधि 80 सेंटीमीटर से अधिक होना। डी, फास्टिंग रक्त में शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से कम होना मिलीग्राम। ई, BMI 23 किलो प्रति मीटर से अधिक होना। तो इसके हमारे क्या होंगे? इसमें हमारे होंगे, जो हमारा है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सीरम में ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में मानदंड है। तो इसमें होगा हमारा सीरम में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक होनी चाहिए। फास्टिंग रक्त में शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से कम हो। शुगर की मात्रा कम हो 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से, और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक होनी चाहिए। शुगर की कम होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड की अधिक होनी चाहिए 150 से, और फास्टिंग रक्त में ये हो गया BMI 23 किलो प्रति मीटर से अधिक होना, मीटर स्क्वायर से अधिक होना, मिलीमीटर। हाँ, तो हमारा इसका यही ऑप्शन हमारा क्या है? BDE। किस में है ये? BDE ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। कैलोरी क्या है हमारी? मानवीय ऊर्जा। केल्विन हमारा कलर टेम्परेचर। टेलीमेट्री एर्गोनॉमिक्स। सोलिनॉइड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। कैलोरी मानवीय ऊर्जा। फिफ्थ केल्विन कलर टेम्परेचर। 4 ये रहा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो, ए का 5, बी का 4, सी का 2 एर्गोनॉमिक्स, और डी का 1 सोलिनॉइड इलेक्ट्रॉनिक्स। बी कितना है? बी। देखो, विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत उपापचय जूल कैलोरीमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा आधारभूत उपापचय। विराम अवस्था में पूछा है उसने, तो विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय बेसल मेटाबॉलिज्म है। पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को तथा शरीर ताप की नियमन में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारीय चयापचय का उपापचय बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर आता है हमारा सूची 1 में दी गई श्रेणी को सूची 2 में उनके लिए दिए गए ऊर्जा को RA यानी कि
ICMR 2010 से मिलाइए। मतलब कि वो पूछ रहा है कि एक तरफ दे रखे हैं हमारे काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, दूसरी तरफ है हमारी ICM द्वारा 2010 की RDA चार्ट से हमारा कि किसको कितनी कैलोरी डेली देनी है। तो देखो, साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष को डेली कितनी कैलोरी देनी है। तो साधारण श्रेणी का जो पुरुष है ना, उसको हमारे इन्होंने दे रखा है 3020 किलो कैलोरी प्रतिदिन, जबकि हमें उसको कितनी देनी है, एक साधारण पुरुष को जबकि हमें देनी 2730। ये ऑप्शन इनका गलत है। 2010 के अनुसार 2703। मध्यम श्रेणी की महिला ठीक है 20-30 किलो कैलोरी प्रतिदिन। 13 वर्षीय लड़की की 2330 किलो कैलोरी प्रति। 16 वर्षीय लड़का 30-20 किलो कैलोरी प्रतिदिन। 3000। साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला, तो जो हमारी गर्भवती महिला है ना, 2750 उन्होंने किलो कैलोरी प्रतिदिन दिया है। पर हम क्या करते हैं, जो हमारी जैसे अब वो साधारण श्रम श्रेणी की, अब हम साधारण महिला को कितनी कैलोरीज देते हैं, तो जो हमारी साधारण महिला को देते हैं तो उसमें हम प्लस कर देते हैं कितना, इसमें हम प्लस कर देते हैं 350 प्लस करके उसको हम जो इसमें प्लस कर देंगे, तो जो वो हमारी कैलोरी निकलेगी वो हमारी निकलेगी एक गर्भवती महिला के, एक लैक्टेशन वाली महिला के लिए और गर्भवती महिला के लिए हम ये क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी का ई, ABCD। पता नहीं इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसमें इन्होंने डी दे रखा है, लेकिन नहीं, देखो इसमें यहाँ लिख भी रखा है साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष 2730, मध्यम श्रम श्रेणी की महिला 2230, 13 वर्षीय लड़का 2330, 16 वर्षीय लड़की 30-20 यानी कि 3020। साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला में हम क्या करेंगे 350 प्लस, उन्होंने 2750 बताया है। नॉर्मल लेडीज़ की काम करने वाले लेडीज़ की जितनी कैलोरी होती है उसमें हम 350 प्लस कर देंगे तो हमारी गर्भवती महिला की निकल आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसको देखिए, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी 100%। अगर आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया ना तो आपको एग्ज़ाम से कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम क्लियर करने से। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है या आपको कुछ ऐड कराना है या कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।